सोच कर देखिए, एक कमरा है, रात का वक्त है और बिल्कुल अंधेरा है, और कोई इंसान आराम से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसने अपना मोबाइल फ़ोन बस अपने चेहरे के ठीक ऊपर पकड़ा हुआ है और सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है। देखने में ये कितना नॉर्मल लगता है ना। हाँ, मतलब आजकल तो ये हर किसी की आदत बन चुकी है। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट रिलैक्सिंग मोमेंट लगता है दिन भर की थकान के बाद। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। उस इंसान की त्वचा के ठीक नीचे उसकी कोशिकाएं यानी सेल्स सच में दम तोड़ रही हैं। एकदम सही कहा। वहां अंदर एक खामोश बायोलॉजिकल अलार्म बज रहा होता है। एक ऐसा अलार्म जो आगे चलकर बहुत गंभीर बीमारियों का रास्ता बना सकता है। और इसी खामोश अलार्म को समझने के लिए हमारे इस नए और बेहद दिलचस्प गहन विश्लेषण में स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूं और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारी बिल्कुल आम लगने वाली आदतें हमारे शरीर के पूरे भूगोल को, उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को बदल देती हैं। हाँ, और आज हम डॉक्टर हरनेक सिंह के उस शानदार रिसर्च डेटा को डिकोड कर रहे हैं जो ये बताता है कि कैंसर जैसी बीमारियां अचानक नहीं आती, वो हमारे ही बनाए हुए माहौल में पनपती हैं। मैं आज बताऊंगी कि इसके पीछे का विज्ञान आखिर क्या कहता है। वैसे ये सच में चौंका देने वाला है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी ऐसी चीजें करते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से हार्मलेस मानते हैं। बिल्कुल, हम उन्हें हार्मलेस मानते हैं, लेकिन हमारा शरीर उन्हें एक चेतावनी की तरह लेता है। अगर हम इस पूरे विषय को एक आसान उदाहरण से समझें तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई कार चला रहा हो और डैशबोर्ड पर अचानक से चेक इंजन की लाल बत्ती जलने लगे। हाँ, और देखिए लोग करते क्या है, उस लाल बत्ती को ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, उस पर टेप चिपका देते हैं या बस ये सोच लेते हैं कि चलो गाड़ी चल तो रही है। सही बात है। और ये अनदेखी तब तक चलती रहती है जब तक कि इंजन से सच में काला धुआं ना निकलने लगे। एकदम सही। और जब वो धुआं निकलता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में कोई बड़ी बीमारी या कैंसर कह सकते हैं, तब लोग अचानक घबरा जाते हैं कि अरे ये अचानक कैसे हो गया। जबकि अचानक कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। बायोलॉजिकल लेवल पर कुछ भी अचानक नहीं होता। शरीर बहुत खामोशी से महीनों या सालों से हमें बता रहा होता है। डॉक्टर सिंह की रिसर्च हमें यही समझाती है कि शरीर चीखने से पहले हमेशा फुसफुसाता है। चीखने से पहले फुसफुसाता है, ये बहुत गहरी बात है। और वो फुसफुसाहट हमारे बहुत ही साधारण से चुनावों से शुरू होती है। तो चलिए उसी फोन वाली आदत पर वापस आते हैं, क्योंकि इसने सच में मुझे हैरात में डाल दिया। हाँ, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ फोन पकड़ने के लिए हाथों को ऊपर रखने से सेल्स कैसे बगावत कर सकती हैं? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी ही कोशिकाओं को बिना सैलरी के, बिना पानी दिए जबरदस्ती ओवरटाइम करवा रहे हों। ये ओवरटाइम वाला ख्याल बहुत सटीक है। देखिए, इसके पीछे के मैकेनिज्म बहुत ही लॉजिकल है। जब किसी का हाथ काफी देर तक ऊपर की तरफ रहता है तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण और नसों के एक अजीब एंगल में मुड़ने से उस हिस्से की कोशिकाओं को सही मात्रा में खून नहीं मिल पाता। अच्छा, खून का फ्लो रुक जाता है वहाँ। हाँ, थोड़ा धीमा पड़ जाता है। अब खून का प्रवाह कम होगा तो जाहिर सी बात है कि कोशिकाओं तक ताज़ा ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी। और ऑक्सीजन के बिना तो कोई भी सेल ठीक से काम कर ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। अब क्योंकि कोशिकाएं इंसानों की तरह आवाज निकालकर शिकायत तो कर नहीं सकती कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो उनका संवाद करने का, अपनी तकलीफ बताने का तरीका होता है लक्षण यानी सिम्टम्स पैदा करना। सिम्टम्स के जरिए बताती हैं। सही। जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो भारी तनाव में आ जाती हैं, और सबसे पहला काम जो वो करती हैं वो है इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करना। एक मिनट, तो इन्फ्लेमेशन असल में कोई बुरी चीज या बीमारी नहीं है, बल्कि ये शरीर का अपना फायर अलार्म है? एकदम सही पकड़ा। इन्फ्लेमेशन का सीधा सा मतलब है कि शरीर वहां कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी इम्यून सिस्टम की पुलिस फोर्स को बुला रहा है। अच्छा, समझ गया। लेकिन समस्या तब होती है जब ये इन्फ्लेमेशन लगातार बना रहता है। जब सेल्स लगातार हड़ताल पर रहती हैं तो उनके अंदर मौजूद जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये वही है ना जिन्हें हम स्कूल की साइंस क्लास में पावर हाउस ऑफ द सेल पढ़ते थे? हाँ, बिल्कुल वही। ये शरीर के असली पावर प्लांट है जो खाने और ऑक्सीजन को मिलाकर एनर्जी बनाते हैं। जब इन्हें लगातार ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये ऊर्जा नहीं बना पाते। इसीलिए लोगों को अक्सर बिना कोई भारी शारीरिक काम किए भी लगातार थकान महसूस होती है। अरे बाप रे! अच्छा, इसीलिए रिसर्च में वो ब्रेन फॉग का भी इतना जिक्र किया गया है, वो जो ऐसा लगता है जैसे दिमाग में धुंध छा गई हो, कुछ साफ समझ नहीं आ रहा हो या फोकस करने में दिक्कत हो रही हो। हाँ, और ये ब्रेन फॉग सीधे तौर पर हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। यहाँ जो चीज सबसे दिलचस्प है
और जो सीधे तौर पर इस पूरी कहानी को आपस में जोड़ती है वो है वेगस नर्व का रोल। वेगस नर्व, ये थोड़ा नया टर्म लग रहा है। साल 2020 की फ्रंटियर्स इन साइकाइट्री की काफी बड़ी रिसर्च ये बताती है कि ये वेगस नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे अहम नसों में से एक है। ये हमारे दिमाग को हमारे पेट, दिल, फेफड़ों और बाकी सारे प्रमुख अंगों से जोड़ती है। मतलब ये शरीर का एक तरह से मेन कम्युनिकेशन केबल है जो सबको कनेक्ट कर रहा है। एकदम सही। और उससे भी बढ़कर ये शरीर का पीस एम्बेसडर यानी शांति दूत है। इसका मुख्य काम है होम्योस्टेसिस यानी शरीर का अंदरूनी संतुलन बनाए रखना। यानी जब सब कुछ ठीक होता है और इंसान रिलैक्स होता है तो यही वेगस नर्व दिल की धड़कन को सामान्य रखती है और पेट को सिग्नल देती है कि सब सुरक्षित है, अब खाना पचाने का काम शुरू करो। ऐसा ही कुछ? हाँ, वैसा ही। लेकिन जब कोई इंसान अपनी नींद पूरी नहीं करता, देर रात तक स्क्रीन की नीली रोशनी देखता रहता है या हर वक्त किसी ना किसी बात के तनाव में रहता है, तो ये शांति दूत बुरी तरह घबरा जाता है। फिर वो रिलैक्स करने का सिग्नल नहीं भेजता। वो शरीर को रिलैक्स करने का सिग्नल देने के बजाय एक खतरे का सिग्नल भेजने लगता है। शरीर को लगने लगता है कि कोई जंगली जानवर पीछे पड़ा है, जबकि असलियत में इंसान सिर्फ बिस्तर पर लेटकर एक वर्क ईमेल पढ़ रहा होता है। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब बाहर से इंसान एकदम शांत लेटा हुआ है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक पूरा बायोलॉजिकल युद्ध चल रहा है। बिल्कुल। और सोचिए, अगर नर्वस सिस्टम पहले से ही इतना डिस्टर्ब्ड है, तो जरा सोचिए जब इस पूरे बवाल के बीच हम रात को देर से खाना खाते हैं तब क्या होता होगा। हाँ, रिसर्च डेटा में रात 8 बजे के बाद खाना खाने पर बहुत कड़ी आपत्ति जताई गई है। मैं सोच ही रहा था इस बारे में। वो आपत्ति इसीलिए है क्योंकि हमारे शरीर की अपनी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जैविक घड़ी है जिसे हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। सर्कैडियन रिदम? हाँ, हमारा पैनक्रियाज जो शरीर में इंसुलिन बनाता है ताकि खाने से मिलने वाली शुगर पच सके, वो सूरज ढलने के साथ ही अपना काम धीमा कर देता है। बायोलॉजिकल तौर पर अगर देखें तो रात 8 बजे के बाद तो वो एक तरह से सो ही जाता है। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर सोचूं तो ये उस स्थिति की तरह हो गया कि किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट के मास्टर शेफ ने रात 8 बजे अपना किचन एकदम साफ कर दिया है। उसने चूल्हा बंद कर दिया, लाइट बुझा दी और ताला लगाकर घर जाने की तैयारी कर रहा है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और तभी अचानक रात के 11 बजे कोई दरवाजा खटखटाए और कहे कि भाई उठो, 100 लोगों का भारी भरकम खाना बनाना है। कमाल का उदाहरण है। और आप खुद सोचिए, वो शेफ क्या करेगा? जाहिर है वो छिड़ जाएगा, झलाहट में काम करेगा, गलतियां करेगा और पूरा किचन अस्त व्यस्त हो जाएगा। हाँ, वो ठीक से खाना थोड़ी बना पाएगा उस वक्त। लिए पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता। और जब इंसुलिन कम होगा या सही से काम नहीं करेगा तो खून में शुगर का लेवल तेजी से बढ़ जाएगा। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि इंसुलिन वो चाबी है जो कोशिकाओं के दरवाजे खोलकर शुगर को अंदर पहुंचाती है। जब लोग रोज रोज रात को देर से खाना खाते हैं तो कोशिकाएं परेशान होकर अपने ताले ही बदल देती हैं। ताले बदल देती है? अरे वाह। हाँ, और इसे ही हम मेडिकल भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। चाबी होने के बावजूद दरवाजे नहीं खुलते और शुगर खून में ही घूमती रहती है। ये तो सच में खतरनाक है। और जहां तक मुझे याद है, रात के समय हमारे लिवर का भी कुछ अहम काम होता है ना? सही याद है। रात में लिवर का काम होता है शरीर की सफाई करना, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। लेकिन देर रात खाने से वो सारा सफाई अभियान बीच में ही रुक जाता है क्योंकि शरीर को अपना पूरा ध्यान और अपनी सारी ऊर्जा उस खाने को ठिकाने लगाने में लगानी पड़ती है। यानी शरीर को जो समय अपनी टूट फूट की रिपेयरिंग या मरम्मत में लगाना चाहिए था, वो उसे छोड़ देता है और एक पैनिक मोड में आ जाता है। एकदम सही। ये तो सच में बहुत खतरनाक साइकिल है, क्योंकि शरीर में कोई रिपेयरिंग तो हो नहीं रही है, बल्कि बस एक इमरजेंसी से दूसरी इमरजेंसी को संभाला जा रहा है। और यही लगातार चलने वाला पैनिक मोड वो उपजाऊ जमीन तैयार करता है जहां आगे चलकर गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं। डॉक्टर सिंह के लेख का सबसे अहम और आंखें खोलने वाला हिस्सा यही है, जिसे वो टेरेन यानी आंतरिक वातावरण कहते हैं। इस टेरेन वाली बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कैंसर जैसी बीमारी को ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई बाहर से आया हुआ दुश्मन है, जैसे कोई वायरस है जिसने अचानक से किसी स्वस्थ शरीर पर हमला कर दिया हो। ये मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। इस रिसर्च में ना नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर ऑटो वॉरबर्ग के काम का बहुत प्रमुखता से जिक्र किया गया है। अच्छा। उनका एक सिद्धांत है जिसे वॉरबर्ग इफेक्ट कहा जाता है।
ये साफ बताता है कि कैंसर कोई अचानक हुआ हमला नहीं है, ये एक अवसरवादी या ऑपर्चुनिस्ट बीमारी है। अपॉर्चुनिस्ट यानी जो मौके का फायदा उठाए। बिल्कुल, ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारी ही कोशिकाएं हैं जो बागी हो गई हैं, और ये तभी पनपती हैं जब शरीर का अंदरूनी वातावरण यानी वही टेरेन उन्हें ऐसा करने की खुली छूट देता है। और वो कौन सा वातावरण है जो उन्हें ये छूट देता है? कैंसर को आखिर क्या पसंद है? सबसे बड़ी चीज जो कैंसर को पसंद है वो है चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। चीनी? हाँ, चीनी। वॉबक इफेक्ट के अनुसार कैंसर की कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं के मुकाबले 2 गुना ज्यादा ग्लूकोज खाती हैं। उनका मेटाबॉलिज्म इतना तेज होता है कि उन्हें लगातार ईंधन यानी फ्यूल चाहिए होता है। 2 गुना ज्यादा? तो इसका सीधा सा मतलब है कि चीनी कैंसर का सबसे पसंदीदा ईंधन है। हम जब भी बहुत ज्यादा मीठा या सफेद ब्रेड, पैकेट वाले बिस्किट या मैदा जैसी चीजें खाते हैं जो शरीर में जाते ही तुरंत शुगर में बदल जाती हैं, तो हम अनजाने में दुश्मन की सेना को गोला बारूद सप्लाई कर रहे होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है। और बात सिर्फ चीनी तक नहीं रुकती। रिसर्च में रिफाइंड तेलों का भी जिक्र है, जैसे कि सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, जिन्हें फैक्ट्रीज में बहुत उच्च तापमान पर यानी हाई हीट पर प्रोसेस किया जाता है। 1 मिनट रुकिए। मुझे हमेशा से लगता था कि जो पैकेट बंद तेल आते हैं जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में हार्ट हेल्दी लिखा होता है और जिनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, वो तो शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। क्या वो भी ट्यूमर को बढ़ावा दे रहे हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और यही वो जगह है जहां मार्केटिंग और असली विज्ञान में टकराव होता है। देखिए, शरीर को बहुत थोड़ी मात्रा में ओमेगा 6 की जरूरत तो होती है, लेकिन आज हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं ना, उसमें ओमेगा 6 की मात्रा ओमेगा 3 के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सेल मेटाबॉलिज्म जर्नल की एक बहुत बड़ी स्टडी साफ दिखाती है कि जब शरीर में ओमेगा 6 का बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये भारी इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। वही इन्फ्लेमेशन जिसकी हमने पहले बात की थी। बिल्कुल वही। और यही लगातार चलने वाला क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सीधे तौर पर ट्यूमर के विकास को तेज कर सकता है। ये तो सच में डराने वाला है। मतलब हम जिसे सेहतमंद समझकर रोज खा रहे थे, वो अंदर से शरीर को खोखला कर रहा है। और इसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में भी एक बहुत बड़ी स्टडी का जिक्र था, है ना? हाँ, फ्रांस के न्यूट्रीनेट सांते स्टडी का जिक्र है। ये कोई छोटी मोटी रिसर्च नहीं है। इसमें 1,05,000 से ज्यादा लोगों का डेटा सालों तक ट्रैक किया गया था। 1,05,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इसका निष्कर्ष एकदम स्पष्ट था। जो लोग अपनी डाइट में ज्यादा पैकेट बंद खाना, इंस्टेंट नूडल्स या सोडा लेते हैं, उनमें कैंसर का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है? सिर्फ किसी चीज के पैकेट में बंद होने से वो कैंसर कैसे पैदा कर सकती है? देखिए, इसका कारण खाने का पैकेट में होना नहीं है, बल्कि उसे महीनों तक खराब होने से बचाने के लिए उसमें जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स और सिंथेटिक चीजें डाली जाती हैं वो हैं। अच्छा, वो केमिकल्स? हाँ, ये केमिकल्स शरीर में जाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो ये आखिर क्या होता है? इसे ऐसे सोचिए जैसे लोहे को हम हवा और नमी में छोड़ दें तो उसमें क्या होता है? उसमें जंग लग जाती है। एकदम सही। वैसे ही शरीर के अंदर की कोशिकाओं में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। हमारे शरीर में कुछ अस्थिर अणु होते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। फ्री रेडिकल्स? सुना है मैंने। ये फ्री रेडिकल्स असल में उन लुटेरों की तरह हैं जो बस एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में घूमते रहते हैं और हमारी स्वस्थ कोशिकाओं से उनकी ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन चुरा लेते हैं। अरे बाप रे! और जब वो ऐसा करते हैं तो हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, जो आगे चलकर म्यूटेशन और अंततः कैंसर का कारण बनता है। समझा। और इसी रिसर्च में एक और चीज को बहुत बड़ा अपराधी बताया गया है, जो कोई खाना नहीं है बल्कि एक मानसिक स्थिति है, तनाव यानी स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे बड़े संस्थानों की रिसर्च दिखाती है कि लगातार तनाव में रहने से शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन भर जाते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ये हार्मोन असल में एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, लेकिन जब ये लगातार खून में बने रहते हैं तो ये शरीर की इम्यूनिटी यानी हमारी जो इंटरनल पुलिस फोर्स है उसको एकदम कमजोर कर देते हैं। तो जाहिर है, अगर पुलिस ही कमजोर हो जाएगी तो शरीर में जो कोशिकाएं बागी हो रही हैं या म्यूटेट हो रही हैं, उन्हें कौन रोकेगा? कैंसर रूपी अपराधियों को तो पनपने का खुला मौका मिल जाएगा। एकदम सटीक बात कही आपने। तो देखा जाए तो ये पूरा एक दुष्चक्र बन गया है। इंसान तनाव में रहता है, उस तनाव के कारण उसे नींद नहीं आती, नींद ना आने और देर रात तक जागने की वजह से
वो मीठा या प्रोसेस्ड फूड खाता है, हाँ, और फिर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। और ये सब मिलकर शरीर को बीमारियों के लिए एक 5 स्टार होटल बना देता है। बिल्कुल, आपने इसे बहुत ही सही तरीके से समराइज किया है। लेकिन देखिए, डॉक्टर सिंह के डेटा में एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाला हिस्सा भी तो है। अगर हम इस टेरेन या इस आंतरिक जमीन को अपनी बुरी आदतों से खराब कर सकते हैं, तो हम इसे ठीक भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैंसर को अगर चीनी और एसिडिटी से प्यार है, तो कुछ ऐसा भी तो होगा जिससे उसे सख्त नफरत होगी। ये इस पूरी चर्चा का सबसे सशक्त और पॉजिटिव हिस्सा है। कैंसर जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता है वो है एक एल्कलाइन यानी क्षारीय वातावरण और भरपूर ऑक्सीजन। अच्छा, एल्कलाइन एनवायरनमेंट। हाँ, अगर हम अपने शरीर का पीएच लेवल थोड़ा एल्कलाइन की तरफ बैलेंस रखें तो कैंसर की कोशिकाएं वहां सरवाइव ही नहीं कर सकती। वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में पनप ही नहीं पाती। और इस एल्कलाइन वातावरण को बनाने के लिए कोई बहुत महंगी या कोई जादुई दवा तो नहीं चाहिए होती। रिसर्च में बहुत ही आम चीजें बताई गई हैं। बिल्कुल आम चीजें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, खीरा, सुबह का नींबू पानी और हमारे जो पारंपरिक अनाज हैं जैसे कि बाजरा या मिलेट्स, ये सब शरीर को प्राकृतिक रूप से एल्कलाइन बनाते हैं। इसके साथ ही इम्यूनिटी को मजबूत करने का सबसे बड़ा राज हमारी आंतों में यानी गट हेल्थ में छुपा है। सही कहा। मॉडर्न विज्ञान अब मानता है कि शरीर की 70 से 80% इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ हमारी आंतों में मौजूद माइक्रोबायोम यानी उन अच्छे बैक्टीरिया पर निर्भर करती है। 70 से 80%, ये तो सच में बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे समझने के लिए मैं वापस एक आसान से ख्याल पर जाऊंगा। मान लीजिए हमारी आंतें एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बगीचा है। बगीचा। अब इस बगीचे को हरा भरा रखने के लिए हमें प्रीबायोटिक्स चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज और केला। ये सब एक अच्छी मिट्टी और खाद का काम करते हैं। ये उस जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। बिल्कुल सही। और उसके बाद आते हैं प्रोबायोटिक्स, जैसे घर का जमाया हुआ गाढ़ा दही या पारंपरिक रूप से फर्मेंट करके बनाई गई कंजी या बाजरे की अंबाली। हाँ, कंजी तो काफी घरों में बनती है। ये प्रोबायोटिक्स वो अच्छे बीज और पौधे हैं जो इस तैयार खाद में पनपते हैं और हमारे शरीर के रक्षक बन जाते हैं। और सोचिए, जब लोग बिना सोचे समझे जरा सी तकलीफ होने पर बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं या दिन भर पैकेट बंद जंक फूड खाते हैं, तो वो इस बगीचे में जहरीले कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स डालने जैसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। वो कीटनाशक अच्छे और बुरे का फर्क नहीं जानता, वो सारे अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देता है। और जब अच्छे बैक्टीरिया मरते हैं तो शरीर का पूरा रक्षा तंत्र टूट जाता है। वैसे रिसर्च में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम भी बहुत विस्तार से बताया गया है। हाँ, जैसे जामुन, ताज़ा आंवला, हल्दी और ग्रीन टी यानी हरी चाय, जिसके बारे में हमने अभी पहले बात की थी ना, वो फ्री रेडिकल्स वाले लुटेरों की। हाँ, वही लुटेरे। एंटीऑक्सीडेंट्स दरअसल हमारे शरीर की वो स्पेशल पुलिस फोर्स है जो उन लुटेरों को पकड़कर बेअसर कर देती है, इससे पहले कि वो हमारी स्वस्थ कोशिकाओं या हमारे डीएनए को कोई नुकसान पहुंचाए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया मैकेनिज्म है। और फैट के बारे में क्या ख्याल है? रिफाइंड तेलों को तो हमने शरीर के लिए इन्फ्लेमेटरी मान लिया, तो फिर सही विकल्प क्या है इसके? सही विकल्प वही हैं जो हमारे पुराने परंपरागत और प्राकृतिक तरीके रहे हैं। जैसे कोल्ड प्रेस्ड यानी कच्ची घानी का सरसों का तेल, मूंगफली या नारियल का तेल, थोड़ी मात्रा में शुद्ध देसी घी। और अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करें तो उसके प्राकृतिक स्रोत हैं जैसे अखरोट और अलसी। अच्छा, अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। हाँ, ये चीजें शरीर में इन्फ्लेमेशन या सूजन को बढ़ाती नहीं है बल्कि उसे कम करती हैं। ये हमारे जोड़ों के लिए और हमारे दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत शानदार होती हैं। इस पूरी रिसर्च में एक बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, वो ये है कि बीमारी से बचाव का रास्ता सिर्फ भोजन तक ही सीमित नहीं है। जानते हैं, ध्यान लगाना या फिर प्रकृति के बीच समय बिताना। हाँ, जिसे जापानी संस्कृति में फॉरेस्ट बेदिंग भी कहा जाता है। ये सिर्फ वीकेंड पर मन बहलाने का तरीका नहीं है, इसके पीछे एक पक्का विज्ञान काम कर रहा है। वो कैसे? देखिए, जब इंसान शांत होता है, पेड़ों के बीच होता है या गहरी सांसें ले रहा होता है तो उसका स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल का लेवल तेजी से गिरने लगता है। और सबसे बड़ी बात, खून में नेचुरल किलर सेल्स की संख्या बढ़ जाती है। नेचुरल किलर सेल्स, ये नाम सुनकर ही लग रहा है कि ये कोई स्पेशल कमांडो फोर्स है।
ये सच में हमारे बायोलॉजिकल कमांडोज ही हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम की वो खास और खतरनाक कोशिकाएं हैं जिनका एकमात्र काम है शरीर में लगातार गश्त लगाना। गश्त लगाना यानी पेट्रोलिंग करना। हाँ, और ट्यूमर या कैंसर की शुरुआत करने वाली किसी भी असामान्य कोशिका को ढूंढकर तुरंत नष्ट कर देना। और इनकी ताकत सीधे तौर पर हमारे तनाव के स्तर से जुड़ी होती है। शांत मन मतलब ज्यादा किलर सेल्स। यानी वो वेगस नर्व जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, वो फिर से एक्टिव हो जाती है। वो शरीर में वापस शांति बहाल करती है और पूरे सिस्टम को रिपेयरिंग और हीलिंग मोड में ले आती है। सब कुछ कैसा आपस में जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। शरीर और दिमाग कोई दो अलग अलग मशीन थोड़ी है जिन्हें अलग अलग मैकेनिक के पास ले जाना पड़े। वो एक ही नेटवर्क का हिस्सा है जो लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसीलिए नेचुरोपैथी में कहा जाता है कि इंसान खुद अपना सबसे बड़ा हीलर बन सकता है। सिर्फ अपनी थाली, अपने विचारों और अपनी रोज की आदतों को बदलकर। एकदम सही। डॉक्टर सिंह के लेख में एक लाइन है जो बहुत ही गहरी और चेतावनी भरी है। वो कहते हैं कि जब शरीर फुसफुसाता है तो उसकी सुन ले, ताकि बाद में इंसान को उसकी चीख ना सुनी पड़े। यही इस पूरे रिसर्च का असली सार है। वो लगातार रहने वाली थकान, वो जोड़ों में हल्की सूजन, वो रात को नींद ना आना, ये सब सिर्फ फुसफुसाहटें हैं। अगर इंसान वक्त रहते इन संकेतों को समझ ले, अपना वो चेक इंजन लाइट देख ले और अपनी दिनचर्या ठीक कर ले, तो शायद वो बड़ा धुआं कभी उठेगा ही नहीं। सही बात है। तो आज हमने इस पूरे गहन विश्लेषण में बहुत सी परतों को डिकोड किया। हमने देखा कि कैसे सिर्फ मोबाइल को गलत तरीके से पकड़कर स्क्रॉल करने से हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन के लिए हांफने लगती हैं। हाँ, और कैसे रात 8 बजे के बाद भारी खाना हमारे आराम करते हुए पैंक्रियास को शॉक में डाल देता है। और कैसे हमारा खानपान और स्ट्रेस मिलकर शरीर को एक ऐसा जहरीला टेरेन या वातावरण बना देते हैं जो कैंसर को न्योता देता है। लेकिन सिक्के का दूसरा और सबसे बेहतरीन पहलू ये भी तो है कि ये वातावरण हमारे ही कंट्रोल में है। बिल्कुल है। अल्कलाइन भोजन, सही फैट, अपनी आंतों के बगीचे की देखभाल और एक शांत मन से हम अपने ही शरीर को एक ऐसे अभेद्य किले में बदल सकते हैं जहां बीमारियां आसानी से घुसपैठ नहीं कर सकती। एकदम सही कहा। हमारी रोजमर्रा की आदतें सिर्फ समय नहीं काट रही हैं, वो पल पल हमारे शरीर का आंतरिक भूगोल लिख रही हैं। हर रोज का एक छोटा सा चुनाव हमारे भविष्य के स्वास्थ्य की नींव रख रहा है। तो इस विस्तृत चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर लोग अपने खाली समय में आराम से सोच सकें। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, क्या होगा अगर इंसान का हर एक विचार, उसकी हर छोटी बड़ी चिंता और उसके द्वारा खाया गया हर एक निवाला वास्तव में एक कंप्यूटर कोड की तरह हो। एक कोड की तरह। हाँ, एक ऐसा कोड जो हमारी कोशिकाओं को सीधा निर्देश दे रहा हो, या तो खुद को हीलिंग यानी ठीक करने का, या फिर डिस्ट्रक्शन यानी नष्ट करने का। अगर हमारी कोशिकाएं हर पल हमारी बातें सुन रही हैं, तो आज हम उन्हें कौन सी कहानी सुना रहे हैं? इस डीपली इन्फॉर्मेटिव चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।